नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मानव का अध्यावरणीय तंत्र के अंतर्गत हम त्वचा का जो भाग था अधिचर्म एपिडर्मिस, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने ये देखा था कि भाई त्वचा के दो स्तर होते हैं, एक अधिचर्म होता है और एक क्या होता है, चर्म। फिर अधिचर्म की हम बात कर रहे थे, तो अधिचर्म की हम बात कर रहे थे तो ये कितने 5 स्तरों से मिलकर बना 5 स्तरों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी हम इसे कहते हैं। तो दो स्तर तो हमने लगभग पढ़ लिए थे, एक स्तर है अब तीसरा कणी स्तर या ल्यूसीडियम, सॉरी ल्यूसीडियम नहीं होगा, ये ग्रेन्युलोसम होगा या ग्रेन्युलोसम स्तर। ठीक है, ग्रेन्युलोसम स्तर। तो हमने बात की थी कि 5 स्तर पाए जाते हैं। है ना, 5 स्तर पाए जाते हैं। तो इसमें पहला स्तर था आपके अंकुरण या मेलपीही स्तर, दूसरा था सूल या स्पाइनोसम स्तर, तीसरा हो गया आपके ग्रेन्युलोसम, चौथा हो जाएगा ल्यूसीडियम और 5वां और अंतिम स्तर हो जाएगा कॉर्नियम। तो ये 5 स्तर होते हैं अधिचर्म के। इन 5 स्तरों से मिलकर ये अधिचर्म का निर्माण होता है। तो हमने 2 स्तर अंकुरण स्तर और स्पाइनोसम स्तर देख लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं कणी स्तर या ग्रेन्युलोसम स्तर। तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो तीसरा स्तर है ग्रेन्युलोसम, ये किसके ऊपर स्थित है, ये आपके सूल या स्पाइनोसम स्तर के ऊपर स्थित है। यह स्तर सूल या स्पाइनोसम स्तर के ऊपर व्यवस्थित होता है। फिर यह स्तर कोशिकाओं की 3 से 4 परतों का बना होता है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कीरेटोहाइलिन एक पदार्थ पाया जाता है। कीरेटोहाइलिन पदार्थ पाया जाता है। अब कीरेटोहाइलिन क्या होता है ना, कीरेटोहाइलिन पदार्थ क्या होता है वो अभी हम आगे इसमें आ जाएगा कि किरेटिन है, एलिडीन है, ठीक है, इस प्रकार। तो इसके अंदर कीरेटोहाइलिन पदार्थ पाया जाता है। अब तो ये तो हो गया आपके ग्रेन्युलोसम। इसमें मुख्य चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो ग्रेन्युलोसम है इसके कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, कीरेटोहाइलिन पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इस तीसरे स्तर के अंदर कीरेटोहाइलिन पदार्थ पाया जाता है। एक प्रकार से ये कीरेटोहाइलिन क्या है, ये प्रोटीन है। ये कीरेटोहाइलिन क्या है, ये प्रोटीन है। अब चौथा स्तर आता है हमारे पास में स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम। स्वच्छ स्तर भी कहते हैं या उसको कहते हैं ल्यूसीडियम स्तर। फिर अब देखो ये चौथा वाला किसके ऊपर स्थित है, ये इस ग्रेन्युलोसम स्तर के ऊपर स्थित है। तो यह स्तर
यह स्तर ग्रेन्युलोसम स्तर के ऊपर व्यवस्थित है। ठीक है, किसके ऊपर है? ग्रेन्युलोसम स्तर के ऊपर ये व्यवस्थित होता है। अच्छा, यह स्तर भी परतों के रूप में पाया जाता है। परतों के रूप में पाया जाने का मतलब क्या है कि यहां पर भी इस ल्यूसीडियम के अंदर भी कोशिकाओं की कुछ परतें पाई जाती हैं, है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे परतों के रूप में ये स्तर है, ये विद्यमान रहता है। ठीक, इस स्तर में अब इसकी मुख्य जो विशेषता है वो ये है कि इस स्तर में एलिडीन पदार्थ पाया जाता है। देखो, ग्रेनुलोसोम में तो क्या पाया जा रहा था? कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाई जा रही थी। ठीक है, और इस स्वच्छ या ल्यूसीडियम स्तर में अब यहां पर क्या आ गया? एलिडीन। हमने तीन पदार्थों की बात करेंगे, कीरेटोहाइलिन, एलिडीन और कीरेटिन। तो दो हमारे पास आ चुके हैं। ग्रेनुलोसम स्तर में तो कीरेटोहाइलिन है, ल्यूसीडियम में क्या है? एलिडीन है। तो इस स्तर में एलिडीन पदार्थ पाया जाता है। यह इसके कारण यह स्तर पारदर्शी व जलरोधी हो जाता है। पारदर्शी और जलरोधी, जल का अवरोध करने वाला, है ना। त्वचा क्या होती है? जलरोधी होती है त्वचा। तो ये जो जलरोधी करने का जो कार्य है वो स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम स्तर के कारण होता है, क्योंकि ये 3 से 4 परतों के रूप में ये व्यवस्थित होता है और इसके अंदर इसके जो कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में एलिडीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो ये आपके चौथा स्तर हो गया। चौथा है कॉर्नियम स्तर। कॉर्नियम स्तर, देखो इसमें क्या हो रहा है कॉर्नियम स्तर में, कि यह सबसे बाहरी स्तर है। पहली चीज तो ये देखो, यदि ऐसा पूछा जाए कि सबसे आंतरिक स्तर कौन सा है, तो सबसे आंतरिक स्तर तो अंकुरण या मेलपीगी, यानी सबसे जो अंदर का जो स्तर है वो कौन सा है? अंकुरण या मेलपीगी स्तर है। सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? तो सबसे बाहरी स्तर हो गया कॉर्नियम या किरण स्तर। तो ये ध्यान रखना आप, सबसे आंतरिक अंकुरण, सबसे बाहरी कॉर्नियम स्तर। तो ये सबसे बाहरी स्तर है और यह किसके ऊपर? ल्यूसीडियम स्तर के ऊपर, ल्यूसीडियम स्तर के ऊपर व्यवस्थित होता है। ल्यूसीडियम स्तर के ऊपर क्या होता है? व्यवस्थित होता है। इस स्तर की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? निर्जीव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एलिडीन अब कीरेटिन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, मैंने 3 चीजों की बात की थी, कीरेटोहाइलिन हो गया, एलिडीन हो गया, और अब इस कॉर्नियम स्तर में क्या हो रहा है? कीरेटिन। तो 3 पदार्थ बन गए ना, कीरेटोहाइलिन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कीरेटोहाइलिन से एलिडीन, एलिडीन से क्या है? कीरेटिन, और कीरेटिन से फिर निर्जीव, जो हमारे जो निर्जीव अंग आप उसे कह सकते हो, जैसे मान लो बाल है, नाखून है, ये फिर कीरेटिन से बनते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता है, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कीरेटोलाइजेशन या श्रृंगी भवन जिसे बोलते हैं। तो एलिडीन अब किसे बदल गया? अब ये कीरेटिन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि इसमें कोशिकाओं का 8 से 10
स्तर पाया जाता है। तो अब कोशिकाओं का स्तर क्या है? ज्यादा है, कोशिकाओं का स्तर ज्यादा है। 8 से 10 कोशिकाओं का यहां पर स्तर पाया जा रहा है। क्योंकि यहां पर कोशिकाओं का जो स्तर है एक के ऊपर एक वो ज्यादा है। 8 से लगभग 8 से लेकर 10 स्तरों के रूप में कोशिकाएं पाई जा रही हैं। अर्थात यह स्तर अन्य स्तरों की अपेक्षा कैसा होता है? मोटा होता है। क्यों होता है मोटा? क्योंकि मोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर कोशिकाओं का जो समूह, कोशिकाओं का जो स्तर है, वो कोशिकाओं के जो स्तर है वो क्या है? ज्यादा है। वो कोशिकाओं का स्तर क्या है? ज्यादा होता है। इस प्रकार ये कौन सा स्तर हो गया आपका? कोरिनियम स्तर। इसमें एक चीज और रह जाती है आपके कि भाई हमने शुरू में पहले पढ़ा है कि इस अंकुरण या मेलपीग स्तर में हमने देखा था कि यहां पर ये कोशिकाएं क्या होती हैं? लगातार विभाजनशील होती है। इस स्तर की जो मेलपीग स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार क्या होती है? विभाजनशील होती है। जब कोशिकाएं विभाजनशील होंगी तो यहां पर नई नई कोशिकाएं बनेंगी। नई कोशिकाएं बनने का मतलब क्या है? यहां पर कोशिकाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। तो जब कोशिकाओं की जब संख्या लगातार बढ़ेगी तो नई बनने वाली खूब सारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? ऊपर की ओर खिसकना शुरू हो जाती है। ऊपर की ओर ऐसे इसको दबाव डालेगी और ऊपर की ओर खिसकाएंगी। इस स्तर को अपने से ऊपर वाले स्तर को ऊपर की ओर खिसकाएंगी। फिर ये जब ऊपर की ओर खिसकेगा सूल या स्पाइनोसम स्तर, तो ये क्या करेगा? ल्यूसीडियम स्तर को ऊपर की ओर खींचाएगा। जब ल्यूसीडियम स्तर ऊपर की ओर खींचेगा तो ये ग्रेन्युलोसम को, इस प्रकार ये फिर कोरिनियम स्तर को। तो ये सारे के सारे स्तर क्या होते हैं? नीचे से इन पे प्रेशर लगता है। तभी तो हमने कहा था कि एक संरचना पाई जाती है रेटिपेक्स। ये क्या होती है? ये कि यहाँ पर कोशिकाओं के जो उभार है ना, कोशिकाओं के इस मेलपीग स्तर में जो उभार हैं वो कहीं पर हमें बाहर निकले भी दिखाई देते हैं। कोशिकाएं उभार के रूप में बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। तो उन उभारों को ही हमने क्या नाम दिया था? रेटिपेगस हमने नाम दिया था। तो यहां पर क्या होता है कि अंकुरण या मेलपीगी स्तर की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से कोशिकाएं बाहर की ओर खिसकती हैं, और अलग हो जाती है, है ना। हम देखें ना आपकी चमड़ी, शरीर से पुरानी जो इस चमड़ी है वो उतरती रहती है। वो क्यों? नई कोशिकाएं बनती रहती है, नीचे से इस पर दबाव लगता है। और जो मृत और हमने यहाँ पर क्या देखा है? यहाँ की कोशिकाएं कैसी हैं? निर्जीव हैं। कैसी कोशिकाएं? ये देखो निर्जीव कोशिकाएं हैं। ये जो आपके कोरिनियम स्तर है, यहाँ की कोशिकाएं कैसी हो गई है? निर्जीव है। अब निर्जीव का बॉडी के अंदर क्या काम? निर्जीव चीज तो बाहर ही आएगी, है ना। निर्जीव चीज को तो बाहर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये निर्जीव हुई क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ल्यूसीडियम के अंदर जो एलिडिन था वो अब एलिडिन किसके अंदर बदल गया? वो अब किरेटिन के अंदर बदल गया। इसलिए यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो हो जाती है आपके निर्जीव। और फिर निर्जीव कोशिकाएं हैं वो नीचे से दाब लगता है और वो अलग होती रहती हैं। जैसे आपने सांप की जो कैंचुल उतरते हुए देखा होगा, वो इसी का उदाहरण होता है। अगला है आपके सरंगी भवन। अगला टॉपिक सरंगी भवन। देखो ये इसी से अभी हमने जो 5 स्तर पढ़े हैं, इन्हीं 5 स्तरों से ये सरंगी भवन जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि जो सबसे 5वां स्तर था, सबसे जो बाहरी स्तर आप कहते हो, कौन सा 5वां स्तर कौन सा था? 5वां स्तर था आपके कोरिनियम स्तर। तो इस 5वें स्तर में क्या बनता है? किरेटिन का निर्माण होता है। तो
यही क्या है, श्रृंगी भवन है। तो हम इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अधिचर्म की बाहरी स्तर, और बाहरी स्तर कौन सा है, कोरिनियम, कोरिनियम ही है ना, अंदर से बाहर की ओर चले थे हम। पहला कौन सा था, अंकुरण या मेलपीगी, सूल या स्पाइनोसम, है ना। तीसरा कौन सा था, गैरुलोसम, फिर ल्यूसिडियम, और अंत में कोरिनियम। तो अधिचर्म की बाहरी स्तर में केराटिन बनने की प्रक्रिया को, केराटिन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केराटोलाइजेशन, केराटोलाइजेशन या श्रृंगी भवन, श्रृंगी भवन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस कोरिनियम स्तर में जब केराटिन बन रहा है, और इस केराटिन बनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे ही हम केराटोलाइजेशन कहते हैं, या उसे हम श्रृंगी भवन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, श्रृंगी भवन कहते हैं। केराटिन के कारण ही जीवों में बाल, नाखून आदि बनते हैं। ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। बाल को यहां से पकड़ के आप खींचिए, आप दर्द थोड़ी होगा, क्यों, क्योंकि वो उसमें केराटोलाइजेशन के कारण ये निर्जीव हो चुका है। यदि आप आगे से आप नाखून काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, यदि श्रृंगी भवन को हम एक पूरे फ्लो में देखें तो किस प्रकार इसका निर्माण होता है। अब याद करिए आप, सबसे पहले क्या बना था, जो आपका तीसरा स्तर था ग्रेन्युलोसम, उसमें किसका निर्माण हो रहा था, केराटोहाइलिन। ये केराटोहाइलिन एक प्रोटीन थी, केराटोहाइलिन। इस केराटोहाइलिन प्रोटीन का निर्माण हुआ था तीसरे स्तर के अंदर। कौन सा था तीसरा स्तर, ग्रेन्युलोसम। अब इस केराटोहाइलिन से हमने आगे देखा था जो ल्यूसिडियम स्तर था, उसमें किसका निर्माण हुआ था, एलिडीन का निर्माण हुआ था। यानी अब ये जो केराटोहाइलिन प्रोटीन है वो अब किसमें चेंज हो गई, वो चेंज हो गई आपके एलिडीन के अंदर चेंज हो गई। फिर एलिडीन है वो पांचवें स्तर में, कोरिनियम स्तर में आते आते किस में बदल जाती है, केराटिन में बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलिडीन अब किस में चेंज हो गई, केराटिन में। और इन केराटिन, चूंकि ये केराटिन सबसे बाहरी स्तर में अधिचर्म के है, अधिचर्म के सबसे बाहरी स्तर में है, यहां से फिर वो केराटिन है वो क्या करता है, निर्जीव पदार्थ बनाता है। क्या 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 बनाता है, बाल और नाखून के रूप में ये केराटिन है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये जो पूरी प्रोसेस है केराटोहाइलिन से ये बाल नाखून का निर्माण या केराटोहाइलिन से केराटिन का बनना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, श्रृंगी भवन या केराटोहाइलाइजेशन, केराटोलाइजेशन, केराटोलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है आपके श्रृंगी भवन। अब अगला आता है आपके, अभी अधिचर्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई अधिचर्म क्या होता है। अधिचर्म चर्म के ऊपर होता है, इसमें कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं। 5 स्तरों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, श्रृंगी भवन के हमने पढ़ लिया। अब आता है आपके दूसरा डर्मिस यानी चर्म, डर्मिस यानी चर्म। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, चर्म की उत्पत्ति, तो चर्म की यानी डर्मिस, चर्म की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। देखिए एपिडर्मिस हमने पढ़ा था, जो एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस उसकी जो उत्पत्ति हो रही थी वो किससे हो रही थी, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म। ध्यान रखना, एपिडर्मिस की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म
और मेसोडर्म की उत्पत्ति होती है डर्मिस की उत्पत्ति होती है किससे? मेसोडर्म से। तो एपिडर्मिस की उत्पत्ति तो हो रही है आपके एक्टोडर्म से और डर्मिस की उत्पत्ति हो रही है भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। ठीक, फिर बात आती है कि भाई जो डर्मिस है यानी चर्म है, यह कहां पर है? अधिचर्म के नीचे, अधिचर्म के नीचे स्थित होता है। ये तो हमने देख ही लिया, नीचे स्थित होता है, ऊपर अधिचर्म होता है, नीचे क्या होता है? चर्म होता है, यानी एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस। लेकिन यह कौन? डर्मिस, यह एपिडर्मिस से अपेक्षाकृत मोटा होता है। क्या होता है ये? एपिडर्मिस से अपेक्षाकृत क्या होता है? मोटा होता है। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा है कि भाई ये जो डर्मिस है, ये एपिडर्मिस से क्या होता है? ये मोटा होता है। अब जो एपिडर्मिस थी उसके अंदर क्या है? एपिडर्मिस के अंदर एक तो रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जा रही थी, इसलिए उसको पोषण के लिए किस पर? डर्मिस पर डिपेंड होना पड़ रहा था एपिडर्मिस को। लेकिन इसमें ऐसा, यहां पर ऐसा नहीं है कि डर्मिस में रुधिर वाहिनियां, एक तो रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, ठीक है, कोलेजन तंतु है ना, रुधिर वाहिनियां हो गई, कोलेजन तंतु और आपके लचीले तंतु। उसके बाद में त्वक ग्रंथियां होती है आपके, ये जो श्वेत ग्रंथियां अभी हम पढ़ेंगे आगे, श्वेत ग्रंथियां, पसीने, जहां से पसीना निकलता है, पसीने निकालने वाली ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, वो त्वक ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। त्वक संवेदांग आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो रुधिर वाहिनी आ गई है ना, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोषण है, एपिडर्मिस को पोषण है, वो कौन प्रदान कर रहा? एपिडर्मिस को जो पोषण है वो कौन दे रहा था? वो डर्मिस दे रही थी। डर्मिस से ही वो जो सबसे जो निचला स्तर था, अंकुरण या मेलपीगी, वो क्या कर रहा था? पोषण ग्रहण कर रहा था डर्मिस से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, कोलेजन तंतु होते हैं, लचीले तंतु होते हैं। ठीक, ये अब यदि हमने बात की कि भाई एपिडर्मिस में तो 5 स्तर देखे हैं हमने कि 5 स्तर होते हैं, मेलपीगी स्तर, स्पाइनोसम, है ना, ग्रेन्युलोसम, ल्यूसिडियम और कोल्जियम, ये 5 तंतु हैं, 5 स्तर हैं, सॉरी। तो इसी प्रकार चर्म में भी 2 स्तर पाए जाते हैं। कितने? 2 स्तर पाए जाते हैं। चर्म में कितने स्तर पाए जाते हैं? 2 स्तर। तो डर्मिस की भी हम बात करें, 2 स्तर पाए जाते हैं। एक है पेपिलरी स्तर और दूसरा होता है जालिका स्तर। ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। डर्मिस में देखो 2 स्तर हैं, पेपिलरी स्तर और एक होता है आपके जालिका स्तर। फिर से देख लो, डर्मिस, इसकी उत्पत्ति है वो भ्रूण की किससे होती है? एक्टोडर्म से, सॉरी मेसोडर्म से होती है। एक्टोडर्म से तो इसकी होती है एपिडर्मिस की, मेसोडर्म से होती है। ये अधिचर्म के क्या होता है? नीचे स्थित होता है। ये अधिचर्म से क्या होता है? मोटा होता है। यानी इसका स्तर क्या है? मोटा होने का मतलब इसका जो स्तर है वो थोड़ा मोटा होता है अधिचर्म से। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियां, त्वक ग्रंथियां, त्वक संवेदांग आदि पाए जाते हैं। और ये जो इसके द्वारा ही, डर्मिस के द्वारा ही एपिडर्मिस को रुधिर और पोषण प्रदान किया जाता है। फिर इसके अंदर 2 स्तर पाए जाते हैं, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। तो चर्म के 2 स्तर हमने देखे हैं। चर्म के 2 स्तर पाए जाते हैं। पहला हम पढ़ेंगे पेपिलरी स्तर। तो पेपिलरी स्तर क्या है? यह एक
पतला स्तर होता है। कैसा है ये? पेपिलरी स्तर क्या है? पतला स्तर है। और इसमें रुधिर वाहिनियां, कोलेजन तंतु, है ना, रुधिर वाहिनियां, कोलेजन तंतु, लचीले तंतु आदि पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेजन तंतु है, लचीले तंतु हैं। और ये कैसा है ये पतला स्तर होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है। अच्छा, पेपिलरी स्तर पर ही अधिचर्म क्या होता है? टिका रहता है। हमने बात की है ना यहां पर, ये आपके अधिचर्म है और अधिचर्म के नीचे क्या होता है? चर्म होता है। अधिचर्म के नीचे क्या है? चर्म है। तो चर्म के भी हमने दो स्तर होते हैं। ये कौन सा है? पेपिलरी। और ये कौन सा हो जाएगा? आपके जालिका। तो ये जो अधिचर्म है, ये किसके ऊपर टिकी हुई है? अधिचर्म है, चर्म के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन चर्म के भी कौन से स्तर पर? पेपिलरी स्तर पर ये टिकी हुई है। ठीक है, पेपिलरी स्तर पर अधिचर्म टिकी रहती है। दूसरा होता है आपके जालिका स्तर। अब जालिका स्तर में क्या है देखो, तो जालिका स्तर किसके? आपके पेपिलरी स्तर के नीचे स्थित होता है। पेपिलरी स्तर के नीचे स्थित ये चीज हो गई। फिर देखो, इससे अब यदि कंपेयर करें, पेपिलरी स्तर तो कैसा था? पतला था। ये स्तर कैसा होता है? ये स्तर अपेक्षाकृत किसकी अपेक्षाकृत है? पेपिलरी स्तर के। ये अपेक्षाकृत मोटा होता है। फिर पेपिलरी स्तर में क्या? रुधिर वाहिनियां, कोलेजन तंतु और लचीले तंतु पाए जा रहे थे। इस स्तर में क्या पाया जा रहा है? इस स्तर में मोटे तंतु और त्वक ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां हो गई, दुग्ध ग्रंथियां हो गई, त्वक संवेदांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जालिका स्तर हो गया। क्या भाई जालिका स्तर है, ये पेपिलरी स्तर के नीचे स्थित होता है। ये पेपिलरी स्तर की अपेक्षा मोटा होता है और इसके अंदर मोटे तंतु पाए जाते हैं, त्वक ग्रंथियां होती है और त्वक संवेदांग स्थित होते हैं। अब क्या होता है? अब दो स्तर हमने देख लिए, ऊपर अधिचर्म है, नीचे चर्म है ना। और इस चर्म के नीचे ही शरीर में, चर्म के नीचे ही वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। यहां पर जैसे ही ये चर्म खत्म होता है, चर्म के जस्ट नीचे ही वसा की एक बहुत मोटी परत पाई जाती है ना, चर्बी की, आप चर्बी कह सकते हो या वसा, चर्बी की एक बहुत मोटी परत पाई जाती है। और ये परत क्या करता है भाई? वसा की ये जो मोटी परत बन रही है जस्ट चर्म के नीचे, ये क्या करती है? ये शरीर को, किसी भी जीव के शरीर को क्या है? तापरोधी बनाती है। तो वसा की यह परत जीवों को तापरोधी बनाती है ना। तापरोधी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो ठंड से जो बचाव होता है, ठंड से जो बचाव होता है, या जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर नियत रहता है, वो तापरोधी के कारण ही होता है। यदि फैट ज्यादा होगी शरीर में, वसा की मात्रा ज्यादा होगी, या वसा की जो वसा का जो स्तर है वो ज्यादा मोटा होगा, तो उस जीव को ठंड क्या है? कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वसा है वो टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं देगी।
ठीक है, तो ये हो गया आपके चर्म।